हाउ टू एनालाइज रेशियो इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जो अलग अलग रेशियोज हैं उनको हमें कैसे एनालिसिस करना है। मैं एक बार आप लोगों को एक रिपीट ओवरव्यू दे देता हूं। डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करा। फंडामेंटल एनालिसिस में हम वेरियस फंडामेंटल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। जो फंडामेंटल फैक्टर्स में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हमारी इकोनॉमी को, इकोनॉमी ठीक है या नहीं। आफ्टर दैट हम इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं एंड फाइनली हम कंपनी को स्टडी करते हैं। इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में हम करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले हमने बैलेंस शीट को एनालिसिस करना सीखा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने इसको एनालिसिस करना सीखा। और आज हम बात कर रहे हैं रेशियोज की। देखिए, रेशियोज एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आसान है, जिसको आप सबसे आसानी से पढ़ सकते हैं, सबसे आसानी से समझ सकते हैं। और रेशियोज आप एक बार आपने बैलेंस शीट को पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ लिया, उसके बाद रेशियो आपको एक क्विक ओवरव्यू देते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लाइक आपको लगेगा कि सर हमें दोबारा वो बताएंगे, भाई लिक्विडिटी रेशियो है, करंट रेशियो 2:1 है तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं है, या लिक्विड रेशियो, या इस तरह से हम रेशियो पे चलेंगे। हम यहाँ पे केवल और केवल उन रेशियोज की बात करेंगे जो रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारे पास रेशियो है, जो सबसे पहला हम रेशियो स्टडी करते हैं, वो है ईपीएस। ईपीएस की फुल फॉर्म हो गई अर्निंग पर शेयर। ईपीएस, ईपीएस का मतलब क्या होता है? ईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है डियर फ्रेंड्स, वो होता है एनआई, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर, या इसको हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि जो प्रॉफिट हमारे पास टैक्स सब कुछ हटाने के बाद बचा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, कि आपके कितने शेयर होल्डर्स हैं। लाइक आप मान के चलिए कि किसी कंपनी के पास सब कुछ घटा बटा के टोटल 20,000 रुपए या 20,000 करोड़ रुपए उसके पास प्रॉफिट बचा है, और कंपनी के पास टोटल आप समझ लीजिए कि 100 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। तो आप इसको घटा दोगे तो ये ईपीएस आ जाएगी हमारी 200 रुपीज, कंपनी की आ गई ईपीएस। यानी एक शेयर होल्डर के हिस्से में कितने रुपए आए, वो हमारी है अर्निंग पर शेयर। देखो नाम से पता चल रहा है ना, एक शेयर पर कितनी अर्निंग है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम किसी भी कंपनी में जब हम स्टडी करने जाते हैं तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि किसी भी कंपनी की ईपीएस कितनी है। लास्ट ईयर जब आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो ईपीएस को फाइंड आउट करने के लिए जो एक बेसिक, एक तरह से जो एक मतलब कि मैं ओवरव्यू दूं अगर बेसिक, तो ये होती है हमारी किसी भी प्रोडक्ट की सेल। सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले लेस होता है इंटरेस्ट, यानी जो भी आपको फाइनेंस कॉस्ट वगैरह पे करनी है। तो हमारे पास ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से अगर हमारे पास कोई प्रेफरेंस, इसमें से अब लेस होता है हमारा टैक्स, जो भी आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है, वो लेस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम लेस कर देते हैं, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बचता है नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर, यानी इतना रुपया इक्विटी होल्डर के लिए बचा हुआ है। और इसको ही हम अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड कर दें एनआई को, तो ये हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर, तो ये आ जाता है ईपीएस, यानी एक शेयर के हिस्से इतना रुपया आ रहा है। अगर मैं कहूं कि एक्स लिमिटेड कंपनी की जो ईपीएस है वो 5 रुपीज है, तो व्हाट डज इट मीन कि एक शेयर होल्डर के हिस्से कंपनी की अर्निंग में से 5 रुपए आ रहे हैं।
समझ में आ रहे नहीं आ रहे? अच्छा जी, अब इस ईपीएस के दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो रिटेन अर्निंग जो पैसा कंपनी रोक लेती है, और एक डीपीएस डिविडेंड पर शेयर। अब मान लो 5 रुपए में से 1 रुपया कंपनी बांट देती है तो वो डिविडेंड के रूप में हो गया, और रिटेन अर्निंग हो गई 4 रुपए के हिसाब से। तो एक बार मैं आपको एक किसी कंपनी के रियलिटी डेटा पे लिख के जाता हूँ, एंड देन हम लोग देखते हैं कि ईपीएस किस तरह से होती है और कैसे ईपीएस काम करती है। तो इसके लिए मैं यहां से, एक मिनट, इसके लिए मैं यहां से मनी कंट्रोल खोल लेता हूं, एंड moneycontrol.com पर हम मान लीजिए टीवीएस मोटर कंपनी की हम चेक करते हैं कि टीवीएस मोटर कंपनी की ईपीएस क्या है और ये हमें क्या बताती है। तो यहां देखिए, ये आपको ईपीएस दिख रही है 6.54 रुपीज। 6.54 रुपीज का मतलब क्या है कि कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि कंपनी की टोटल मार्केट कैप है अभी 20,853 करोड़ रुपए की, और जो शेयर है हमारा, जो शेयर है वो चल रहा है 437.5 पे। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट फिलहाल बंद हो चुकी है वैसे, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय अगर आप एमपीएस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है। अदरवाइज आप यहां से उधर से आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है, पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर निकालना हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर 6.54 रुपीज है। अब ये ईपीएस भी 2-3 तरह का होता है। यहाँ पे लिख रखा है टीटीएम, इसका मतलब टेल 12 मंथ्स, यानी कि आज तारीख है 10 सितंबर। 10 सितंबर से एग्जैक्ट एक साल पीछे चली जाइए, 10 सितंबर 2020 से 10 सितंबर 2019 तक, यानी 10 सितंबर 2019 से और आज तक 10 सितंबर 2020 तक जो इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर है वो है 6.54। अगर आप और इसके मान लीजिए रेशियोज को आप देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल में जाके और हम रेशियोज में आ जाते हैं और वहां से भी हम ईपीएस को डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईयर वाइज ईपीएस 2016 में कितनी थी, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। ये बेसिक ईपीएस है, ये साल के अंत में निकाली जाती है। तो यहाँ पे जी 10 रुपए, 11 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, 12 रुपए, ठीक है। उसके बाद कैश ईपीएस कितनी थी, फिर बुक वैल्यू एंड अदर दिस तरह की थिंग थे। तो इसमें से जो हम बेसिक, जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो हम बेसिक ईपीएस के हिसाब से ले सकते हैं। और अर्निंग पर शेयर किसी भी अच्छी कंपनी की बढ़ती रहनी चाहिए, यानी कि एक शेयर पे कितना रुपया आ रहा है ये चीज लगातार इंक्रीज करती हुई रहनी चाहिए। यानी किसी कंपनी की ईपीएस अगर ईयर बाय ईयर बढ़ रही है तो वो सही है। अब ईपीएस को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप टीवीएस को टीवीएस से ही कंपैरिजन कर लीजिए कि भाई मार्च 2016 में इसकी इतनी थी और अभी ऐसे 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 बढ़ती जा रही है, और आप इसको थोड़ा सा और पीछे ले जा सकते हैं, 16 से थोड़ा सा आपने और बैक साइड में गए तो आपको यहाँ पे 11 से 15 का आ जाएगा। तो देखो 4 रुपए से शुरू होके और टीवीएस की जो ईपीएस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो यानी किसी भी अगर कंपनी की ईपीएस है वो इंक्रीज कर रही है तो प्राइम ऑफ एस्टी में इट्स अ गुड साइन, ये एक अच्छा साइन है, यानी शेयर अच्छा है। लेकिन ईपीएस बढ़ रही है ये एब्सोल्यूट में मतलब कि हम नहीं कह सकते। खाली ईपीएस को देखकर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कंपनी अच्छी है। हमें यह देखना पड़ेगा कहीं कंपनी ऐसा तो नहीं है बहुत सारा डेट रेज करके, यानी बहुत सारा डिवेंचर से पैसा उठा के और देन वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है और उस वजह से उनके प्रॉफिट्स ज्यादा एक तरह से शो हो रहे हैं। तो अकेला ईपीएस अपने आप में पैरामीटर नहीं है, लेकिन अगर आपने सबसे पहले बैलेंस शीट देखी और वो ठीक ठाक निकली, प्रॉफिट एंड लॉस देखा वो भी ठीक ठाक है, एंड देन आप ईपीएस में अगर एक लगातार एक तरह से स्लाइड इंक्रीज देख रहे हैं तो इट मींस कंपनी काफी सही है। तो एक तो तरीका ये हो गया, आप टीवीएस की प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन कर लीजिए। एक तरीका ये है
कि आप टीवीएस का शेयर लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए जो टीवीएस के कंपटीटिंग में, जो टीवीएस के कंपटीशन में कंपनियां हैं, उनके शेयर के हालात क्या हैं, उनकी ईपीएस कितनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए टीवीएस की 6.54, और मैं अगर देखना चाहूं कि हीरो मोटोकॉर्प की ईपीएस कितनी है, तो यहाँ पे आप इनकी ईपीएस देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प की है 112.01, जो कि बहुत ज्यादा हायर है। तो यहाँ पे ईपीएस के हिसाब से हमें ये पता चलेगा कि टीवीएस का एक शेयर कम रुपए कमा रहा है, पर हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर, यानी टीवीएस के एक शेयर के बदले में जो अर्निंग्स है वो मिल नहीं रही। लेकिन क्योंकि हम अगर हाइपोथेटिकली मान के चलें कि जो अर्निंग है वो सारी इक्विटी वालों की है, चाहे वो कंपनी में लग रही है, चाहे वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलें तो वहां पे एक शेयर के बदले में एक शेयर की अर्निंग है वो 6 रुपए के आसपास है, यहाँ पे कितनी है 122 रुपए के आसपास है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टीवीएस का एक शेयर 400 रुपए के रेंज में है, और हीरो का एक शेयर यहीं पे ही 2,948 रुपए की रेंज में है। प्लस में अगर हम चाहें तो हीरो की प्रीवियस के साथ कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि जो हीरो कंपनी है उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही। तो हम हीरो में यहाँ पे रेशियोज में चले जाएंगे, और रेशियो में आप बेसिक ईपीएस देखेंगे तो आपको यहाँ भी ये नजर आएगा कि हीरो की ईपीएस भी लगातार इंक्रीज हो रही है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो ये था हमारे पास एक तरह से जो बेसिक आप समझ लीजिए ईपीएस के लिए। ईपीएस होता क्या है, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के हिस्से में कितने रुपए आ रहे हैं। ईपीएस आपको ऑलवेज कैलकुलेट करी हुई मिलेगी, और आपको अगर ईपीएस कैलकुलेट करी हुई ना मिले तो आपको प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अगर आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है, तो उसके लिए मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिवाइड कर दूंगा करंट मार्केट प्राइस से, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाते हैं। सर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ से देखेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने के लिए कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, आपको फाइनेंशियल्स में जाना है, फाइनेंशियल्स के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, जैसे मैं हीरो मोटोकॉर्प के प्रॉफिट एंड लॉस में गया हूँ, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में इधर नीचे मुझे यहाँ मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन से, और मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करने के बाद आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी पता चल जाएगा। वरना यहाँ से भी पता चल जाता है कि कितनी शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है, कितने कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से भी पता चल जाती है, उसमें ऐसा सच कोई बड़ी इट्स नॉट ए बिग डील। ठीक है भाई, तो ईपीएस को हम कैसे देखते हैं। ईपीएस को देखने के लिए बेसिक कंडीशन ये है कि ईपीएस एब्सोल्यूट कितनी है। ईपीएस ज्यादा हो वो अच्छी है, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि अगर ईपीएस ज्यादा है तो वो ज्यादा क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। कंपनी किसी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी के प्रीवियस ईपीएस से इस बार ईपीएस का क्या हालात है। मान लो इस बार जैसे मान लीजिए टीवीएस के 6 रुपए और हीरो की 122 रुपए, पता चलता मान लीजिए लास्ट ईयर हीरो की ईपीएस थी 200 रुपए, वो 200 से 122 आई है तो नेगेटिव साइन है, और टीवीएस की अगर 3 रुपए से 6 रुपए गई है तो पॉजिटिव साइन है। तो एब्सोल्यूट के साथ साथ इनके प्रीवियस से भी कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा ईपीएस के बारे में। अगला एक और इम्पोर्टेंट रेशियो आता है हमारे सामने ईपीएस के अलावा, और उस रेशियो का नाम है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, या इसको प्राइस अर्निंग रेशियो भी हम प्यार से बोल देते हैं। देखिए पीई रेशियो क्या होता है और पीई रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है। पीई रेशियो हमेशा टाइम्स में निकलता है, यानी कि इतना गुना। ठीक है, पीई रेशियो का मतलब ये होता है, अगर मैं एक बेसिक सी आपको टर्म में समझाऊं, पीई रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी अगर अपना पूरा जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा शेयर होल्डर में बांट दे, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कांस्टेंट रहे,
तो कितने सालों में एक इन्वेस्टर को उसका पूरा पैसा वापस हो जाएगा, ये पीई रेशियो है। मैं दोबारा बता देता हूं, मान लीजिए ये एक कंपनी है एक्स और इसका जो पीई रेशियो है वो 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये आदमी है मिस्टर वाई एक्स लिमिटेड में अपने 1000 रुपए डालते हैं, तो कितने सालों में इन्हें, मतलब कितने टाइम में इन्हें अपना ये पैसा ईयरली बेस पर, अगर ये कांस्टेंट रहती है तो वापस मिल जाएगा। तो यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 5 ईयर्स यानी 5 साल में ये लगभग वापस मिल जाएगा। तो पीई इंपॉर्टेंट रेशियो इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज करा जाता है, लगातार यूज करा जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, किसी भी मतलब कैसे भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए पीई रेशियो को हम कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं। और जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है तो आप तरह से समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट तरह का जो रेशियो है वो पीई रेशियो है। और नाम से ही जैसा कि आपको पता चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि प्राइस और अर्निंग का क्या रेशियो है। प्राइस मतलब पी रेशियो निकलेगा कैसे, तो पी रेशियो निकल जाएगा मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर, और ईपीएस कैसे निकलता है वो हम लोगों ने अभी आपसे बता दिया। यानी कि मार्केट प्राइस कितना गुना है किसका, ईपीएस का, अर्निंग से कितना गुना ज्यादा आप पे कर रहे हैं। अब जरा आप इसको प्रैक्टिकल में मैं आपको ले जाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए पीई रेशियो, ये कंपनी है हमारे सामने हीरो, और हीरो कंपनी का जो पीई रेशियो है वो है 24.13। 1% के लिए हम 13 को हटा देते हैं 24। इसका मतलब ये है कि हीरो का जो मार्केट प्राइस है वो इसकी अर्निंग से 24 गुना ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, जो इसका मार्केट प्राइस है वो इसकी अर्निंग से 24 गुना ज्यादा है, 24 गुना ज्यादा, ठीक है। यानी कि ये इसका मार्केट प्राइस है और ये इसकी क्या है, अर्निंग, ये इससे 24 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, देखो हम किसी भी कंपनी का जब शेयर परचेज करते हैं, व्हेन वी परचेज शेयर ऑफ एनी कंपनी, तो क्या होता है कि शेयर की वैल्यू तो होती है 5 रुपए, लेकिन कंपनी उसे बेचती है 100 रुपए, तो 95 रुपए आपसे प्रीमियम के लेती है। सर किस बात का प्रीमियम, क्योंकि आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट तो करनी है एक बार, और जो उसके बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे लाइफ टाइम। समझ में नहीं आ रही है, यानी कि उसका आपको उस पर डिविडेंड मिलेगा, उस पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, इस तरह के बेनिफिट्स। तो कंपनीज ये कैलकुलेट करती है कि कम जो आपके पास ये रहेगा इसका कितना बेनिफिट आप लाइफ टाइम, वो सारा पैसा इकट्ठा भी ले लेती है, वो प्रीमियम के रूप में लिया जाता है। सेम एज इट इज जो हमारे पास रेशियो है वो हमारा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी अर्निंग से प्राइस कितना ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर आप एक शेयर खरीदते हैं हीरो का तो लगभग 2948 रुपए में पड़ेगा, ठीक है ना। और वो एक शेयर खरीदने के बाद 2948 का एक शेयर खरीदने के बाद आपकी हीरो की अर्निंग, कितनी अर्निंग में आपका हिस्सा बैठेगा, यानी कि एक शेयर खरीदने पर आपको एक तरह से 122 रुपए मिलेंगे। अब बात समझ पा रहे हैं ना मेरी, कि एक शेयर खरीदने पे जो 2948 का है, आपको कितनी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग कितनी है 122 रुपए। इसका मतलब अगर ये 122 रुपए आपको हर साल मिलते चले जाए तो कितने सालों में आपके 2948 रुपए पूरे हो जाएंगे, तो लगभग एक तरह समझ लो 24 सालों में हो जाएंगे, ठीक है। तो पीई रेशियो आपको बताता है कि कोई शेयर ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। अगर 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 किसी कंपनी का पीई रेशियो बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इस चीज का
संदेह है कि उस कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड हो सकता है। और अगर पीई रेशो बहुत ज्यादा कम है तो ये भी है कि उस कंपनी का जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड हो सकता है। तो पहली बात तो ये, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं आपको बता दूं भाई किसी कंपनी का 20 से ज्यादा पीई हो तो उसको तुम समझ लो ये तो ओवर वैल्यूड, और 10 से कम हो तो समझ लो अंडर वैल्यूड, 10 से 20 के रेंज बिल्कुल सही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आपको उस कंपनी को देख के, उस इंडस्ट्री को देख के और कंपनी का जोनर देख के पता लगाना पड़ेगा कि पीई की हालत क्या है। बेसिक टर्म में मैं आपको समझाऊं, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में, तो आप कंपनी के पीई को दो जगह से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हीरो का पीई है, इसको कंपैरिजन कर लो टीवीएस से। टीवीएस का पीई कितना है? 67, यानी काफी ज्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने पीई को कंपैरिजन कर लो दूसरी कंपनी के साथ। दूसरी बात, एक उसको कंपैरिजन कर लो इंडस्ट्री के साथ। अगर आपका पीई इंडस्ट्री के पीई से ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी ठीक है। और अगर आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री से भी कम है, यानी कि और जितनी कंपनियां एवरेज कमा रही हैं आप उससे भी कम कमा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो एब्सोल्यूट के लिए कोई सिंपल सा फॉर्मूला नहीं है, वो आपको खुद ही देख के खुद ही जांचना पड़ता है। पीई का मतलब हो गया कितने टाइम्स आप पे कर रहे हैं इसकी अर्निंग के कंपैरिजन में। शेयर हम किस लिए लेते हैं? अर्निंग करने के लिए। कंपनी की जो अर्निंग है वो है 6 रुपए, वैल्यू है वो है 437, तो 67 गुना पे करना है हमें। 6 रुपए कमाने के लिए हमें 67 गुना पे करना है, तब हम 6 रुपए कमा पाएंगे कहीं तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है, ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। लेकिन इंडस्ट्री के पीई को भी देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री के पीई से सही है या नहीं है। तो यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प का इंडस्ट्री पीई रेशियो 17.32 है और कंपनी का पीई रेशियो 24.13 है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सही साइन पे है, ये ठीक रेशियो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे उसके बाद एक आता है फॉरवर्ड पी के, भविष्य का पी रेशियो कैलकुलेट करके भविष्य का प्राइस कैलकुलेट करना। बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल जो मैंने आपको बताया है आज, मैं उसका एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को ईपीएस के बारे में बताया है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकलता है नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन ये हमें निकला निकलाया मिलेगा, तो ईपीएस जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। और प्लस में ईपीएस अगर ईयर बाय ईयर बढ़ता हुआ आए तो अच्छा है। उसके बाद हमने बात करी पीई रेशियो की। पीई रेशियो का मतलब हमेशा टाइम्स में निकलता है, यानी अर्निंग का कितने गुना है प्राइस, कितने गुना ज्यादा प्राइस है, तो ये टाइम्स में निकलता है। अगर पीई रेशियो काफी हाई है तो जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है, और ध्यान रखो ओवर वैल्यूड स्टॉक से हमें क्या करना है? बचना है। और अगर ये काफी लो है तो मे भी ये चांसेस है कि स्टॉक क्या है? हाई हुआ होता है, इसका मतलब नहीं ओवर वैल्यूड है, उस शेयर सही है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको इंडस्ट्री पीई से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो गाइज ये था अभी आज का लेक्चर, जिसमें हमने पीई रेशियो और ईपीएस एनालिसिस के बारे में पढ़ा है।